खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में फैसला आने के बाद एक बार फिर आतंकवाद और दहशतगर्दी के रंग पर बहस छिड़ी हुई है। बीजेपी ने कांग्रेस और उस वक्त की सरकार के हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद वाले कमेंट को लेकर मोर्चा खोल दिया है। दरअसल इस केस में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने 11 साल बाद आज असीमानंद समेत मामले के सभी 5 मुलजिमों को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया है। इसी के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी से देश से माफी मांगने की मांग की। बीजेपी ने आरोप यह भी लगाया कि आतंकवाद को मजहबी रंग देकर यूपीए सरकार ने वोट बैंक की घटिया सियासत की थी, जो आज बेपर्दा हुई है। उधर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई कमजोर हो गई है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि एनआईए ने इस मामले को ठीक से आगे नहीं बढ़ाया और ऐसा लग रहा है कि एनआईए को सियासी दल चलाने लगे। तो क्या भगवा आतंकवाद सिर्फ एक शिगुफा भर था? यह सवाल तो है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि फिर इस धमाके में जो 9 लोग मारे गए, 58 लोग घायल हुए, उन्हें इंसाफ कब और कैसे मिलेगा? जब सारे मुलजिम छूट गए तो फिर इन धमाकों के पीछे आखिर था कौन? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मक्का मस्जिद ब्लास्ट मामले में अहम फैसला। बम ब्लास्ट मामले में मुलविस मुलजिमीन बरी। क्या इस फैसले से भगवा आतंकवाद की थ्योरी हुई फेल? लीडरान की सियासी बाजीगरी शुरू। तो फिर कौन है मक्का मस्जिद ब्लास्ट के गुनाहगार? ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। मक्का मस्जिद वहां जाके बॉम्ब प्लांट करना और ताकि ये माइनॉरिटी के लोगों ने किया है इस प्रकार का बताना, इसके लिए भी हमें बहुत सतर्क रहना। हैदराबाद में वाक़े मक्का मस्जिद धमाके में एनआईए की खुसूसी अदालत ने आज स्वामी असीमानंद समेत 5 मुलजिमीन को सबूत की कमी के सबब बरी कर दिया। इस तरह स्वामी असीमानंद, देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, भरत भाई और राजेंद्र चौधरी बेकसूर करार दिए गए। इनमें स्वामी असीमानंद और भरत भाई पहले से ही जमानत पर रिहा थे। मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में मुलजिमीन के बरी हो जाने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तनकीद की है। जिस शब्द का प्रयोग किया, बीजेपी लीडर संबित पात्रा ने कहा है कि कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद लफ्ज का इस्तेमाल करके हिंदुओं की तौहीन की है, इसलिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। भाषण में श्री सुशील कुमार शिंदे जी ने जिस शब्द का प्रयोग किया था वो काफी शर्मनाक था। उन्होंने हिंदू आतंकवाद, सैफरन टेरर नामक शब्द का प्रयोग किया था। आक्षेप उन्होंने भाजपा और संघ के ऊपर भी लगाया। उस मंच पे बैठे तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस मंच पर बैठे सोनिया जी और राहुल जी चुप थे। से चंद वोट बटोरने के लिए देश को बदनाम करने की साजिश कर रही थी। आज उसका पर्दाफाश हुआ है। कुछ साफ हो गया कि ये हिंदू विरोधी लोग हैं, ये बनावटी हैं। जब हिंदू की बात करते हैं तो वह तो सिर्फ वोट मांगने के लिए करते हैं और इनके पास कोई हिंदू का कुछ नहीं है। और रोज़ जहाँ तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं, वो तो हर संडे को चर्च में, अपने घर में ही चर्च बनाया है, चैपल, उस वहाँ वो क्रिश्चियन पादरी के सामने प्रार्थना करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। तो ऐसे लोग जो 420 हैं, उन्होंने एक बड़ा साजिश रचा है हिंदू समाज के खिलाफ। उसका आज परिणाम दिखा है। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि तहकीकाती एजेंसियां हुकूमत के दबाव में होने की वजह से सही फैसला नहीं सुनाती। हम कोर्ट के फैसले पर यकीन रखते हैं। ये सरकार उनका उपयोग कर रही है विपक्ष को डराने के लिए, धमकाने के लिए, झूठ को सच करने के लिए, सच को झूठ करने के लिए। ये तमाम चीज़ें आज से नहीं, जब से नई सरकार 4 साल से आई है, हर केस में ऐसा होता चला जा रहा है। हैदराबाद में अदालत का फैसला आने के बाद मारूफ सियासी लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने मायूसी का इजहार किया। इन्होंने इस सिलसिले में नरेंद्र मोदी हुकूमत और एनआईए की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान लगाया।
कोर्ट के सामने आप जो चीज़ रखेंगे उसके मुताबिक कोर्ट फैसला करेगा। मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि जो लोग मारे गए, जो शहीद हो गए, जिनकी जानें चले गई, उनके लिए तो कोई क्लोजर नहीं हुआ अभी। आज वही लोग तड़प रहे हैं, वही उम्मीद लगाकर बैठे थे कि शायद इनसे इंसाफ होगा। जो इनके भाई, इनका बेटा, इनका बाप मारा गया, उनके खिलाफ इनको सजा मिलेगी। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता कि ऐसी हुकूमत है जो इनसे इंसाफ नहीं कर पाई। मक्का मस्जिद धमाका 18 मई 2007 को हुआ था। इस धमाके में 9 अफराद हलाक और 58 अफराद जख्मी हो गए थे। वहीं धमाके के खिलाफ एहतजाज करने वाले अफराद पर पुलिस की फायरिंग में भी 5 अफराद की मौत हो गई थी। इस मामले को CBI से NIA के हवाले 2011 में किया गया था। धमाके में भगवा तंजीमों से जुड़े 10 अफराद के नाम चार्जशीट में शामिल था, लेकिन सिर्फ 5 अफराद को ही गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें आज सबूत की कमी के सबब बरी कर दिया गया। सवाल यह है कि अगर ये मुजरिम नहीं थे तो फिर इस जुर्म का गुनहगार कौन है? वहीं मक्का मस्जिद धमाके मामले में फैसला सुनाने वाले NIA अदालत के जज रविंदर रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो आखिर इन धमाकों के पीछे था कौन? 9 लोगों की हत्या किसने की? 58 लोग घायल किसके धमाके की वजह से हुए? इन तमाम सवालों पर हम बातचीत करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज मौजूद हैं, जो कि हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। अमीर हैदर जैदी साहब CPI के सीनियर लीडर हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। नवीन कुमार जिंदल साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। विश्व हिंदू परिषद के नेशनल स्पोक्स पर्सन विनोद बंसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और सुरेंद्र राजपूत साहब कांग्रेस पार्टी का मोर्चा बुलंद करने के लिए अपनी बुलंद आवाज के साथ मौजूद हैं। मौलाना असद खान फलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सबसे हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे नवीन जिंदल आपसे, क्योंकि इस फैसले के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसे जिस तरह अपनी जीत के तौर पर पेश किया, वो देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं अफसोस जाहिर करने की बारी थी। आपने इसे अपनी पीठ थपथपाने का मौका बना दिया। अफसोस जाहिर करने की बारी इसलिए थी क्योंकि 11 साल बाद भी मक्का मस्जिद धमाके में जो लोग पीड़ित थे, जो 9 लोग मारे गए, 58 लोग घायल हुए, उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया। और कहीं ना कहीं यह हमारे पूरे सिस्टम का फेल्योर है, जिसकी वजह से इंसाफ नहीं मिल पाया। तो आपकी तो जवाबदेही बनती थी। आपने सिर्फ और सिर्फ सियासत के चक्कर में पीठ थपथपाने का मौका बना दिया। समीर भाई, आतंकवादियों को छोड़े कांग्रेस और हमें शर्मसार होना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं आप? अब जो लोग जिनको आप गलत तरीके से फंसा दें और खड़े होकर के देश के गृह मंत्री, और वो भी जयपुर के अधिवेशन में जब प्रधानमंत्री हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, वह पी चिदम्बरम हो, वह खड़े होकर के कहे कि इस देश के अंदर भगवा आतंकवाद है। आप कहें कि जिन लोगों को फंसाया गया उन लोगों को न्याय नहीं मिलना चाहिए, और जिन आतंकवादियों को छोड़ दिया गया, जिसमें से 2 पाकिस्तान भाग गए, 1 बांग्लादेश भाग गया, 2 का पता नहीं, उसके लिए हम शर्मिंदा हो। आज काश आप यहां ये कहते कि आज कांग्रेस की पूरी पार्टी शर्मसार आकर के माफी मांगती देश से। देश के हिंदुओं को बदनाम करने का आरोप लगाया। मैं सियासतदान थोड़ी हूं आपकी तरह नवीन, जो मैं ये बात कहूंगा, मुझे तो सिर्फ फिक्र है उन लोगों की जिनकी जाने गई। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं? उन फैमिली से जाकर पूछिए, उनसे बात कीजिए, उनका दर्द देखिए। 8 साल कांग्रेस की सरकार थी। आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं नवीन। आज वो अपने आप को 11 साल बाद ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें इंसाफ कब मिलेगा? आप लोगों की सियासत तो चलती रहेगी, आप कहते रहेंगे। उधर कांग्रेस पार्टी कहेगी हिंदू आतंकवाद, आप कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, ये तो सियासत की बातें हो गई। तो क्यों? लेकिन असल बात कौन करेगा नवीन? वाह, तो कांग्रेस ने असल बात ही तो बता रहा हूं, कांग्रेस ने आतंकवादियों को क्यों छोड़ा? इसका जवाब है कांग्रेस के पास? कोई जवाब नहीं है। केवल इसलिए सेफ टेररिज्म के नाम पे चंद वोटों के खातिर देश को बांटने का काम किया। आपकी पार्टी ने कांग्रेस से किया क्या? आतंकवादियों को छोड़ते हैं, गलत लोगों को फंसाते हैं, शरीफ लोगों। इस देश में मैं कह सकता हूं कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। ठीक है, आक्रामकता करते, ठीक है, ठीक है। किसी भी रिलीजन को आतंकवाद से, दहशतगर्दी से नहीं जोड़कर देखा जा सकता। देश के करोड़ों आतंकवाद का, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, कोई रंग नहीं होता। मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूं नवीन, बिल्कुल अग्री करता हूं। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो सरासर गलत करते हैं, एक गलत मैसेज देने की कोशिश करते हैं सोसाइटी में।
अपनी सियासत चमकाने की खातिर। बिल्कुल अग्री करता हूं मैं, लेकिन सवाल आज यह है इंसाफ कैसे मिलेगा? 11 साल बाद जो इन धमाकों के पीड़ित लोग हैं वो तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें न्याय कौन दिलाएगा, हमें इंसाफ कौन दिलाएगा, इसकी बात कौन करेगा? अब फिर एनआईए आप लोग तो अपनी सियासत कर रहे हैं। अब फिर एनआईए फिर ढूंढेगी, उन 5 को फिर तलाश करेगी, ढूंढ के लाएगी बेचारी। सरकारी एजेंसियों को यही काम है, पाकिस्तान से ढूंढ के लाए, बांग्लादेश से ढूंढ के लाए, तो कोई ठीक है, वही करेगी। सुरेंद्र राजपूत साहब, उन चंद सुरेंद्र राजपूत साहब उन लोगों को जो बदनाम करेंगे, आतंकवादियों को छोड़ेंगे। ठीक है सुरेंद्र राजपूत साहब, पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर आज कांग्रेस पार्टी से यह डिमांड कर रही है कि आप लोग सरेआम सड़क पर आकर माफी मांगे। जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, सैफरन टेररिज्म, वो सब हवाई बातें थी आपकी, अपीजमेंट की खातिर, वोट बैंक की खातिर। आप लोगों ने इतने सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल किया और आतंकवाद और दहशतगर्दी जैसी चीजों को भी आपने एक मजहब के साथ जोड़ने की कोशिश की। आज आपकी पोल खुल गई, माफी मांगेंगे आप लोग? समीर भाई, हम तो आजादी के बाद का जो सबसे विभत्स कांड हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी की जान गई थी, जिस विचारधारा के लोगों ने उनकी हत्या की थी, उसको हमने नहीं उस वक्त बंद किया। हम उसकी भी माफी मांगते हैं। हम माफी मांगते हैं, देश के पहले आतंकवादी गोडसे को हम स्पीड अप ट्रायल नहीं कर पाए, उनके साथियों को नहीं हम कर पाए, और आज की डेट में उन लोगों ने इतना सर उठा लिया है कि आज की डेट में वो कांग्रेस को और कांग्रेस को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसकी भी माफी मांगते हैं, हमें माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। देश हमारा है, लोग हमारे हैं, अपने लोगों के सामने खड़े होकर जिस के मुद्दे पर अब बात हो रही है अब उस पर हम आ जाएं। हम 48 से माफी लेकर मांगते हैं। 2014 तक की माफी कौन मांगेगा? अभी रुकिए राजपूत साहब, 2007 से लेकर 2014 तक की माफी कौन मांगेगा? अरे तो क्यों आपने इस केस को इतना कमजोर कर डाला? क्यों आप असली मुजरिमों तक नहीं पहुंच पाए? क्यों कमजोर चार्जशीट दायर हुई? तब तो आपकी सरकार थी ना, जांच एजेंसियां आपके इशारे पर नाच रही थी। बिल्कुल ऐसा है कि अब अगर आप इसको ध्यान से सुनना चाहें, राजनीति से अलग उठ करके सुनना चाहें, तो आज की डेट में ये देश में अविश्वास का माहौल क्यों हो रहा है? चाहे वो दलितों में हो, चाहे बाकी लोगों में हो, कोर्ट के ऊपर ही अविश्वास। अभी तो एनआईए की कोर्ट ने किया है, एक छोटे कोर्ट ने किया है। राजपूत साहब घुमाइए नहीं, जो सवाल पूछा। अरे भाई, पूरी बात आप सुन ही नहीं रहे समीर। नहीं, आप कहां पहुंच? हाँ, मैं उसी का सवाल का जवाब दे रहा हूं, आपके हिसाब से तो नहीं दूंगा ना। 2007 से लेकर 2014 तक नहीं, मैं कोर्ट पर पहुंच रहा हूं। कौन थे वो लोग जिन्होंने केस का कत्ल किया? मैं तुष्टीकरण के कारण, हाँ, वो लोग हवा में थे, सारी आवाजों को वो आज की डेट में यहाँ उपलब्ध नहीं है। सच्चाई है कि असीमानंद का कन्फेशनल स्टेटमेंट है, आपको जानकारी नहीं है, ये आपके लोगों को जानकारी नहीं है, ये क्राइम रिपोर्टर जो नवीन है इसको जानकारी नहीं है। कोर्ट ने कैसे छोड़ दिया? आज की डेट में उसका क्रिमिनल, वो असीमानंद का जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो आपने नहीं देखा, 164 का स्टेटमेंट नहीं देखा आपने? पहले आप बात सुनिए। देखा है असीमानंद का कबूलनामा देखा है मैंने, छोड़ दिया देखा है मैंने। उसके बावजूद भी जितने मुल्जिम थे सब बरी हो गए, सबूतों के अभाव में बरी हो गए। इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ, किसके दबाव में छोड़ रही है? मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आज की डेट में स्पष्ट आरोप लगा रहा हूँ मैं। जब 2G का फैसला आया था तो बड़े खुश थे। 2G का फैसला आया तब आप खुश थे। अरे शर्म करिए, शर्म। देश के हिंदुओं को एनआईए पर दबाव था, आप कह रहे हैं। एनआईए पर दबाव था, शर्म करिए थोड़ी सी। एनआईए पर दबाव था, आप कह रहे हैं सरकार का, इस वजह से जांच ठीक तरीके से आगे नहीं बढ़ पाई। शर्म करिए आप और आपके राहुल गांधी। एनआईए को भी सीबीआई के इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। क्राइम रिपोर्टर ठीक है विनोद बंसल साहब, किसी की जात तक का तो पता कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी का यही छोड़ दीजिए यार, शर्म करिए। देश के हिंदुओं का अपमान मत करिए राहुल गांधी, जिसकी वजह से जांच में ढिलाई बढ़ती गई और नतीजा हमारे सामने है, जो असली मुजरिम है वो छूट गए।
देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि लोगों की जान चली जाती है और असंख्य लोग घायल हो जाते हैं। इसके बावजूद भी जो जांच का जो दायरा है वहीं कहीं सीमित हो जाता है। जो राजनेता हैं वो राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा कुछ नहीं करते। आप देखिए, इस केस में बड़ा क्रिस्टल क्लियर था। जब जांच एजेंसियों को जब इनसे कुछ हुआ नहीं और जब पॉलिटिकल जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी को इन्होंने अपलिफ्ट करना था और हिंदुओं को फंसाना था, तो उन्होंने देखा वोट बैंक थोक में मिलेगा और उन्होंने सीधा सीधा जो है ना हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद का सगुफा छोड़ दिया। मुझे ये बताइए कि अगर आप इसे एक पॉलिटिकल डिसीजन मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर साजिशन हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद का नाम लिया, कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, इस देश की नेशनल पार्टी इतना बड़ा खतरा क्यों लेगी? क्यों वो मेजॉरिटी को नाराज करेगी ये कहकर कि हिंदू आतंकवाद है, भगवा आतंकवाद है? क्या लगता है? मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, मैं बड़े तथ्यों के साथ बता रहा हूं आपको। देखिए, पिछले 70 साल राजपूत साहब सुन लीजिए दूसरों की भी प्लीज, एक एक करके सर प्लीज, गुजारिश है आपसे। भारतीय जनता पिछले 70 सालों में को कमजोर कर रही है। अरे सुनो यार, भारतीय जनता पार्टी को गाली दे देना बाद में, कोई दिक्कत नहीं। बंसल साहब वो आप देते रहना। मैं कह रहा हूं, देखिए, पिछले 70 सालों में हिंदुओं का दोहन अगर किसी पार्टी ने किया है, हिंदुओं को दोहन दर्जे का नागरिक बना करके रखा है, तो ये कांग्रेस थी। और इस केस में मैं बताता हूं आपको। देखिए, ये जो केस था, इस केस की विचित्रता देखिए कि मई 2007 में ये केस हुआ, ब्लास्ट हुआ। उसके बाद एनआईए पहले इसको पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया। राजपूत साहब मत बोलिए ऐसे बीच बीच में प्लीज, क्या कर रहे हैं आप जी? पहले 2007 के केस में पहले मामला पुलिस ने किया, फिर उसके बाद में सीबीआई को दिया गया। सीबीआई के बाद में 2011 में मामला एनआईए को दिया और अल्टीमेटली चार्जशीट फाइल करने में इनको 5 साल लगे। क्यों? क्योंकि सरकार ये फ्रेम करना चाहती थी कि आखिरकार हमें मिल तो कुछ रहा नहीं। जो थे देखिए, पहले जो 2 लोग गिरफ्तार किए थे इन्होंने, मैं आप लोगों की पॉलिटिक्स में नहीं फंसना चाहता। मैं बस ये जानना चाहता हूं, बात ही नहीं कर रहा। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि देश आज क्या सोचे। यूपीए की सरकार में एनआईए ठीक तरीके से काम कर रही थी बिना दबाव के, या आज की सरकार में बिना दबाव के काम कर रही है? क्योंकि तब तो यही बात आई थी सामने कि 10-10 लोग हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और वाकई ये हिंदू टेररिज्म वाली बात सही है। आपके गृह सचिव आरके सिंह, जो उस वक्त के गृह सचिव थे, आज मंत्री हैं, वो खुद ये बात कहते थे, बड़े बड़े मंत्री ये बात कहते। तो मैं तो यही पूछ रहा हूं कि जनता तो कंफ्यूज है ना आज कि पहले के लोग सही कह रहे थे या आज के लोग सही कह रहे हैं। मैं वही बताना चाहता हूं। देखिए, मेरा को पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, आपको पता है इस बात का। मैं ये बात कह रहा हूं, देखिए, जो गृह सचिव थे आखिरकार किसके अंडर में काम कर रहे थे? एनआईए जो बनाई थी वो किस लिए बनाई गई थी? ये सब प्लांटेड स्टोरी थी हिंदुओं को फंसाने के लिए और मुसलमान अपीजमेंट की पॉलिसी को बताने के लिए और मुसलमानों को इसमें खुश करने के लिए। लोग देखो, हिंदू आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद। इन्होंने एक व्यक्ति को 5-5 केस में फंसाया। आपको याद है 2007 में ये केस हुआ और 2007 में अजमेर ब्लास्ट हुआ, समझौता केस में भी इनको फंसाया गया, मालेगांव ब्लास्ट में भी इनको फंसाया गया और असली अपराधी जो पाकिस्तानी थे वो भाग लिए। आपको याद है जब जिन्होंने हिंदू आतंकवाद का सगुफा लिया तो सबसे पहला स्टेटमेंट पाकिस्तान का आया था और पाकिस्तानी लोग बड़े खुश हो रहे थे, हाँ ये तो बहुत बढ़िया हो गया, हमारे लोग बच के आ गए और इन्होंने हिंदुओं को फंसा दिया। तो ये जो है ये सरकार जो भारत की थी काम पाकिस्तानियों को कर रही थी। वास्तविकता ये है कि इनको किसी का दर्द प्यारा नहीं है। आ गया पाकिस्तान। हमेशा से कांग्रेस ने हिंदुओं को दबाया मुस्लिम अपीजमेंट के कारण, जो अपनी राजनीतिक रोटी। अब बंसल साहब की बात से शुरुआत करी। इन्होंने कहा कि उस समय की सरकार ने उस वक्त की जांच एजेंसियों पे दबाव बनाया कि इनको फंसा के रखा जाए। जांच एजेंसी बनाई इसलिए। अभी अब मुझे प्लीज मुझे कंप्लीट। तो फिर आज आप ही की बात पे अज्यूम किया जाए कि आज आपकी सरकार ने इन्हीं जांच एजेंसियों पे दबाव बनाया कि इनको एक्यूट कर दो और इनको छोड़ दो, इनके खिलाफ सबूत। क्योंकि सवाल यह उठता है, देखिए सवाल यह उठता है, सरकार ने फाइल जांच एजेंसियों पे दबाव होता है, लेकिन इतना ही दबाव होना चाहिए जितना हम बर्दाश्त कर पाए, बेयर कर पाए और एक्सेप्ट कर पाए। इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि जुडिशरी को भी सामने आके कहना पड़ रहा है कि डेमोक्रेसी एट स्टेक, कि आज जो है जमहूरियत जो है वो खतरे में है। इस तरह के वो तो सब अंदर का जो ना जी, जो देखिए अभी देखिए ओपनिंग रिमार्क्स में ही सबसे पहले समीर भाई ने क्या कहा, उन मासूम लोगों का, जिन लोगों का कत्ल हुआ है, जो लोग शहीद हुए हैं, जो लोग मजलूम हुए, सबसे बड़ा मुद्दा मेरे लिए और इस देश के लिए वही है। ऊपर वो क्या महसूस कर रहे होंगे कि मेरे गुनाहगार कहाँ गए आखिर? बिल्कुल, वो कांग्रेस खा गई, तो पाकिस्तान खा गया उनको, गुनहगारों को पाकिस्तान भाग गए और ये कांग्रेस उनको बचा गई। कांग्रेस का काम ही है हिंदुओं को मुसलमानों को लड़ना, मुझे बताइए समीर भाई, आखिरकार इतने साल लगे, 13 साल में आखिरकार सरकार ने किया क्या? आखिरकार ये क्यों 11 साल तक चुपचाप बैठ रहे?
और ये मुझे बताइए आखिरकार जैदी भाई को पाकिस्तान का वीजा भारतीय जनता पार्टी जैदी भाई उन पीड़ितों का जवाब कौन देगा? जो विक्टिम्स हैं उनका जवाब कौन देगा? यहाँ पर तो लोग अपनी सियासी बयानबाजी में लगे हुए, जवाब उनको कैसे मिलेगा कि उनको इंसाफ कौन दिलाएगा? समीर भाई, जब क्लोजियम के 5 जजों में से 4 जजों ने यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को बचा लो, न्याय व्यवस्था को बचा लो, आज मुझे पता चला कि न्याय व्यवस्था की आज अंतिम संस्कार हो चुका है। उसके अंतिम संस्कार में जो हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली में विश्वास जब में फैसला किया था तब जैदी साहब कहां थे? नहीं, इसका मतलब आपको तो सुन लीजिए, आपको तो पाकिस्तान एनआईए और सारी आप उनको भी अपनी बात नहीं, ये कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है, हमारे न्यायपालिका को बुरी लग सकती है, उनको अपनी बात, ये कोई तरीका हुआ? भारत की न्याय व्यवस्था में इनका विश्वास नहीं है, इनका समाधान बहुत कम है, वक्त बहुत कम है। चक्रपाणी महाराज के पास भी जाना है मुझे। और सारी जांच एजेंसियां उस वक्त के जो गृह सचिव थे उनके तहत आती थी। अगर उन्होंने गृह सचिव किसके अंडर आता था ये बता दो जरा। गृह सचिव किसका पुतला था वो? ऐसा किया था तो आज बीजेपी को प्राथमिकता में आर.के. सिंह का इस्तीफा ले लेना चाहिए, क्योंकि गृह सचिव की बगैर इजाजत के कोई चार्जशीट या एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। ठीक है, दूसरे ठीक है, नहीं, मुझे ब्रेक पर जाना है। जैदी साहब मैं आऊंगा। चक्रपाणी महाराज, मुझे 10 सेकंड में आप बस ये बता दीजिए कि हम जो देश है वो किसकी जांच पर भरोसा करे? एनआईए की पिछली सरकार में जो जांच हुई उसके जो रिकमेंडेशंस आई, जो जांच में जो नतीजे सामने आए उस पर भरोसा किया जाए या अब भरोसा किया जाए फाइनल? क्योंकि लोग बड़े कंफ्यूज हैं। लोग कह रहे हैं सरकारें आती हैं अपने हिसाब से जांच करवाती हैं। देखिए 10 सेकंड में, उसके बाद तफसील से आपसे बात ब्रेक के बाद करूंगा। नहीं ऐसा नहीं। देखिए समीर जी, इस बात को हमें जानना होगा कि हमें न्यायालय का सम्मान करना होगा। रही बात, देखिए यूपीए की कांग्रेस में जो सरकार थी उन लोगों ने वास्तव में जो भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद कहने का और दुष्प्रचार करने का पाप किया, उसका आप देखिए खामियाजा। उसने दो पाप किया। एक तो जो मक्का मस्जिद के जो मारे गए उनके साथ न्याय नहीं किया, वो इन हिंदू और भगवा आतंकवाद के आड़ में जिस प्रकार से पाकिस्तानी आतंकियों को भगा दिया गया और वो भाग गए, निश्चित रूप से ये दो पाप करने का काम किया गया। और भगवा को जानबूझ के मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से जानबूझ के भगवा आतंकवाद भी सामने लाया गया, के हिसाब से भटकाने की कोशिश की गई, ठीक है चक्रपाणी महाराज, मैं आता हूं। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है, मजबूरी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर। अगर सारे लोग बेकसूर हैं, फिर ये धमाके किए किसने? इंसाफ अब कैसे मिलेगा पीड़ितों को? इसी सवाल के साथ लौटूंगा, कहीं ना जाइएगा। तो आखिर मक्का मस्जिद ब्लास्ट के पीछे थे कौन लोग जब सारे बेकसूर थे और सब छूट गए? यह है बड़ा सवाल। अब जो विक्टिम्स थे उनको इंसाफ मिलेगा कैसे? कौन दिलाएगा? यह है बड़ा सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन जिंदल साहब, देखिए शक इसलिए हो रहा है क्योंकि बार बार ये बातें की जा रही हैं कि जब से आपकी सरकार आई है तब से एनआईए पर कहीं ना कहीं दबाव था इस केस को कमजोर करने का, क्योंकि ये वही स्वामी असीमानंद हैं जिन्होंने बाकायदा 2010 में डिक्लेरेशन देकर यह कबूल किया था कि अभिनव भारत नाम की एक संगठन है जिसके साथ मिलकर उन्होंने यह ब्लास्ट कराया। 2011 में इन्हीं असीमानंद ने मजिस्ट्रेट के सामने कबूल किया कि अजमेर की दरगाह, हैदराबाद की मक्का मस्जिद और इन तमाम जगहों पर जो धमाके हुए उनमें कुछ कट्टरपंथियों का हाथ था जिनके बारे में वो जानते थे। बाद में वो अपने बयान से पलट जाते हैं। कर्नल पुरोहित, जो इस मामले में एक बड़े अहम गवाह थे, जो खुद आरोपी भी थे, वो भी पहले कहते हैं कि अभिनव भारत के तमाम लोगों ने उन्हें यह जानकारी दी कि ब्लास्ट में वो लोग शामिल थे, लेकिन बाद में वो भी अपने बयान से पलट जाते हैं। अब आरोप कांग्रेस पार्टी का और पूरे ऑपोजिशन का, असदुद्दीन ओवैसी का, यह है कि आप लोगों ने इस जांच को इतना कमजोर कर दिया, सबूतों को इतना मिटा दिया कि जो आरोपी थे, जो मुल्जिम थे, वो बरी हो गए। इस आरोप से आप कैसे बचेंगे? पहली बात, चार्जशीट कांग्रेस की सरकार में फाइल हुई है, हमने नहीं करी, एक बात। दूसरी बात,
जिस प्रदीप ने कोर्ट में राजस्थान के अंदर भी बयान दिया मजिस्ट्रेट के सामने, उसमें बयान, उसकी कॉपी मैंने दी, इस पे एक प्रोग्राम भी किया था, मुझे इसलिए याद है, 2012 में दिया था। उन्होंने साफ कहा कि जो आचार्य प्रमोद कृष्णम थे उनके घर पे रहा वो 1 साल तक। वहां पे एनआईए के लोग आते रहे, सुशील कुमार शिंदे भी उनके पास जाते रहे, दिग्विजय सिंह भी जाते रहे, आरपी सिंह भी जाते रहे, और सबने मिलकर के उसको तैयार किया और उससे ही बयान दिलाए सब लोगों के खिलाफ। मेरा कहना यह है, कांग्रेस साजिश करे तो वो ठीक है। भाजपा ने चार्जशीट सबमिट नहीं करी, चार्जशीट सबमिट तो कांग्रेस की सरकार में हुई। केस में बरी हुआ जब भाजपा का शासन है, जुडिशियल अदालत ने किया, न्यायालय ने किया है, तो उसमें आपत्ति है कि भाई क्यों कर दिया। जब यही न्यायालय 2G मामले में इनके आरोपियों को बरी करता, तब ये कहते हैं न्यायालय ठीक काम कर रहा है। आज जब न्यायालय उन्हीं में इसलिए हुआ ना क्योंकि आपकी सरकार बनने के बाद एक-एक करके आरोपी छूटते चले गए, चाहे साध्वी प्रज्ञा हो, कर्नल पुरोहित हो, और अब असीमानंद। तो मुझे ये बता दीजिए, कांग्रेस ने तो आतंकवादी छोड़ दिए। आप गलत मामले में फंसाए और कहते फांसी दे दे, हम ये चाहते हैं क्या? कांग्रेस जो आतंकवादियों को छोड़ दे, आप उससे सवाल नहीं करेंगे, कोई कांग्रेस से दूध की धूली है। कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस देश में देश का गृह मंत्री खड़ा होकर के कहे कि इस देश में भगवा आतंकवाद है, तो उसके अंदर आप कोई सवाल करने वाला नहीं है। इस देश के अंदर जाकर के पी चिदम्बरम, आप दूर मत जाइए। सलमान खुर्शीद ने बाट्टा एनकाउंटर में क्या कहा था? बाट्टा एनकाउंटर में जाकर के कहा था जो आतंकवादी मारे गए, सबके सामने आतंकवादी मारे गए, मंत्री बनाया हुआ है। तो मैं क्या कह रहा हूं, आर के समीर भाई, आतंकवादी मारे गए, वो कहते सोनिया गांधी पूरी रात रोई, आतंकवादी नहीं मारे गए, लोग मारे गए। ये क्या चाहते हैं? इस देश के अंदर आतंकवादी को पनाह देना चाहते हैं? ये क्या चाहते हैं? इस देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण उन्होंने क्या कर डाला? ठीक है, बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, कोई आदमी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं नवीन, तो राजपूत साहब जवाब दीजिए इसका। मैं आरोप मैं सही कह रहा हूं कि पॉलिसी के चलते ये मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए देश को बांटने में लगे, जाने दिया क्योंकि आपको मजहबी रंग देना था। बहुत को छोड़ा है और भी छोड़ा है। जी ठीक है नवीन, अब जवाब सुनिए ना। ये तो पाकिस्तान से समर्थन मांगते हैं भाजपा को हराने के लिए। किन कांग्रेस की बात करेंगे चाहिए इसे, ठीक है। अब दो तीन बातें सुन लेनी चाहिए समीर को। अगर कांग्रेस आतंकवादियों की समर्थक है तो कांग्रेस के एक एक आदमी को ये जेल में डालें, फांसी पे चढ़ा दें, राजद्रोह का मुकदमा करें, हम मुकदमा झेलने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके की हल्की बात ये लोग करते हैं वो भी कांग्रेस के लिए, और वो लोग करते हैं जिन लोगों ने अंग्रेजों की दलाली की हो। ठीक है, अब 2 मिनट सुन लो यार, सुन लो भाई, आप तो बात करो एक एक करके। आप दलालों से बात करेंगे। राजपूत सुन लो, आप दलाल नहीं रहे हो, आप दलाल नहीं रहे हो, आपके संग वाले लोग दलाल रहे हैं, आप तो पैदा भी नहीं बर्बाद होता। नहीं ठीक है, अब इस देश को जब आप बोलते हैं तो भी आपकी बातें उनके नागवार गुजरती हैं, इसका मतलब वो बीच में नहीं बोलने लगे। दलाली नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये खुद दलाल है, कांग्रेस खुद दलाली करती है। अच्छा ठीक है, दलाली में इन्होंने पैसे देश को बेच के खा गए, अंग्रेजों ने उनको एक मिनट, असल मुद्दा रह जाएगा, असल मुद्दा रह जाएगा जी। 1400 करोड़ रुपए खा गए हो, 1400 करोड़। अरे भैया जो 14 लाख करोड़ रुपए खा गया उसका क्या होगा? पहले अपनी गरेबान में झांकिए, गरेबान में झांकिए किस अंग्रेज की औलाद है ये कांग्रेस, पता है आपको? मुझे जेल में कौन था? अंग्रेजों की औलाद हो, ऐसी बात करो, क्या बात कर रहे हैं? संघ जैसे राष्ट्रवादी संगठन के बारे में ऐसी बकवास करेंगे कांग्रेस के नेता? जब इनके पास तर्क शक्ति मर जाती है तो इधर उधर की बातें करते हैं। तर्क से बात करिए आप। अब थोड़ा सा ख्याल रखिए, आज हम विक्टिम्स को इंसाफ की बात कर रहे हैं कि इंसाफ कैसे मिलेगा। थोड़ी सी सेंसिटिविटी दिखाइए आप। जब तक कांग्रेस रहेगी विक्टिम को कभी भी न्याय नहीं मिल सकता। कांग्रेस कहां है? अब कांग्रेस कहां है? अब तो बीजेपी है ना। अब खत्म हो रही है, इसीलिए खत्म हो रही है। और क्या? अरे ये इसका अंत इसीलिए निश्चित है। तो इंसाफ जब इंसाफ खत्म हो जाएगा, ठीक है, देश के अंदर न्याय व्यवस्था खत्म हो जाएगी, तो कांग्रेस हो गया। प्लीज राजपूत साहब जल्दी से आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। सोनिया गांधी के घर में थोड़ी छुपे हुए जो निकाल लाएंगे ना, आपकी आवाज कौन दबा सकता है? बोलिए, आप अपनी बात कीजिए। अब ये गाली, अब ये आप शब्दों का इस्तेमाल सुनना चाहते हैं क्या?
नहीं नहीं नहीं, मुद्दे पर बात कीजिए प्लीज। आपने किया, मैंने तो नहीं किया। राजपूत साहब अरे आप सब तो कह ही रहे हैं आप से आप बर्बाद होता है कह रहे हिंदू को आतंकवादी कह रहे और कह लीजिए क्या फर्क पड़ता है। आप तो शर्म आनी चाहिए आपको, आप शब्द करेंगे। अरे यही कहिए आप हमें राजपूत जी, यही आपका संस्कार है, यही आपकी पहचान है। अभी सबकी आवाज डाउन कीजिए, राजपूत साहब की बात सुननी है मुझे। जी अब सुन लो, शांति से बात सुन लो। बोलिए राजपूत साहब, जल्दी से कंप्लीट कीजिए, 30 सेकंड आपके पास। ये समीर, ये आपकी बहस का फॉर्मेट है, मुझे बहस से हटा दो। आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस ने किया, तो आज मेरे को ये बता दो जज रेड्डी ने इस्तीफा क्यों दे दिया? माफी मांगोगे? जज रेड्डी ने जिसने आपको छोड़ा है, इन लोगों को, असीमानंद को एंड कंपनी को, जिसने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया, वो इस्तीफा देके अपने घर क्यों चला गया? प्रश्न नहीं उठेंगे? क्या कहना चाह रहे हैं आप? बताइए क्यों चले गए? बता दो, आपको पता है तो बताइए। कोर्ट के 4 जज इस पर प्रश्न उठाएंगे। वही मैं पूछ रहा हूं ना आपसे, ये आज छोड़ के क्यों चले गए? कितना दबाव होगा उनके ऊपर सरकार का, जरा ये भी तो बता दें। असीमानंद का कन्फेशनल स्टेटमेंट वो ठीक था या ये ठीक था? इन लोगों ने बात की क्या कभी? अभी ट्रायल एनआईए के कोर्ट में मुकदमा गया है, ऊपरी कोर्ट से आपको क्या नाम, ये क्लियरेंस मिल गई क्या? ये सुब्रमण्यम स्वामी जैसा ये भाड़े का राजनीतिक हत्यारा अगर आज की डेट में ये बातें बोलता है तो इस पे कोई भरोसा करेगा क्या? शर्म करिए, ठीक है? शर्म करिए थोड़ी सी। हाँ, 156(3) का भी, 156(3) का भी नवीन जिंदल, 156(3) का भी, 171 का भी। आपको पूरी बात नहीं पता है, आपको अपने सीताराम केसरी की जात तक तो पता नहीं है, और आप बाकी बातें करोगे आप। अरे क्राइम के रिपोर्टर हो, क्राइम के रिपोर्टर रहो। कहां चले गए आप? देश के हिंदुओं के ठेकेदार मत बनो। अरे हिंदुओं को आप लोगों ने मरने के लिए छोड़ दिया। हिंदुओं को आतंकवादी, हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दिया आपने। सुनिए राजपूत साहब, हो गया आपका टाइम खत्म, प्लीज प्लीज सुनिए। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भगवा आतंकवाद का नाम लेता है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई इस्लामिक आतंकवाद का नाम लेता है। जैसे उस जमाने में भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद के नाम से डराया गया और लोगों से वोट लिया गया, ठीक उसी तरीके से आज दूसरी सरकारें क्या कर रही हैं? वो इस्लामिक आतंकवाद के नाम से डरा रही हैं। इनके पास प्रॉपर रिपोर्ट आ चुकी है कि मदरसों में इस्लाम के नाम पर आतंकवाद नहीं फैला क्या? मुझे बताइए, इस्लाम के नाम पर आतंकवाद नहीं फैला क्या? इस्लाम के नाम पर आतंकवादी संगठन नहीं बने क्या? अल्लाह अकबर का नाम लेकर के कोई कत्लेआम नहीं हो रहा क्या? कैसी बात कर रहे हो आप? जबरदस्ती बचने की कोशिश कर रहे हो। बंसल साहब ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कैसी बात कर सकते हैं? ऐसी बात करो आप सच्चाई को छुपाना चाहते हो? मुझे बताइए, इस्लाम के नाम पर जो कत्लेआम हो रहा है ना, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आप भी एक तरफ अगर कोई हिंदू आतंकवाद कह रहा है तो आपको बुरा लग रहा है, लेकिन मुस्लिम आतंकवाद आप चीख कर कह रहे हैं। आप भी सिलेक्टिव हो गए ना, आप कह रहे हैं हाँ मुस्लिम आतंकवाद तो होता है। मैं कह रहा हूँ इस्लामिक जिहादी आतंकवाद है। जिहाद के नाम पर कौन सा इस्लामिक आतंकवाद, कौन सा जिहादी आतंकवाद? हम मुझे बताइए, इस्लाम के नाम पर आतंकवाद कोई भी मजहब दहशतगर्दी को बढ़ावा नहीं देता। गलत बात है, गलत बात, मोहम्मद साहब के नाम पर आतंकवाद, गलत बात है, 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 बिल्कुल बंसल साहब गलत बात है, गलत बात है। प्रॉफेट मोहम्मद का नाम आप ऐसे नहीं ले सकते। गलत बात है, नहीं गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये मत कहिए, ऐसी बातें मत कीजिए, ऐसी बातें मत कीजिए। मुसलमान की समस्या नहीं है, समस्या है ये जो इस्लामिक आतंकवाद है उसकी बात कर रहे हैं। इस देश के मुसलमान इस्लामिक आतंकवाद में है क्या? आज सीरिया में, लीबिया में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में क्या हो रहा है? क्यों बोले जा रहे हैं आप लगातार? नहीं हम सुन पा रहे हैं आपकी आवाज। एक मिनट कोशिश कर रहा हूं, क्या हमें यह समझने की जरूरत है कि मजहब ने कभी किसी आतंकवाद की बात नहीं करी है, चाहे वो हिंदू मजहब। कौन सा मजहब ये सिखाता है कि AK-47 लेकर जाओ और किसी को मार दो, धमाके कर दो, लोगों की जान ले लो? कौन सा मजहब सिखाता है? इन्हीं से पूछता हूं बंसल साहब से। बंसल साहब मेरी एक बात पूरी हो जाने दीजिए। 2016 की होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है कि हमने मदरसों के अंदर जांच करके देख ली, इसके अंदर कोई भी ऐसी एंटी नेशनल गतिविधियां नहीं पाई गई हैं। उसके बावजूद आपके लोग ये बोलते हैं कि मदरसों के अंदर एंटी नेशनलिज्म पढ़ाया जा रहा है। नहीं बंसल साहब नहीं, चक्रपाणी महाराज नहीं बंसल साहब नहीं, चक्रपाणी महाराज एक मिनट, चक्रपाणी महाराज आप बताइए, एक मिनट प्लीज 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 प्लीज, मैं जैदी भाई आता हूं आपके पास प्लीज। चक्रपाणी महाराज आप बताइए, क्या मजहब का नाम लेकर सिर्फ और सिर्फ सियासत चमकाई जा रही है, सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं? असल में किसी को मतलब ही नहीं रह गया कि पीड़ितों को इंसाफ भी दिलाना है।
जी बिल्कुल, देखिए समीर जी, मैं इसी बात पे फोकस कर रहा हूँ। जिस चीज़ को जो मक्का मस्जिद मारे गए लोग हैं उनकी बात भी बिल्कुल करना चाहिए, और मेन बात है जो उसमें दोषी थे वो तो भाग गए, और दूसरे भगवा आतंकवाद या जिस प्रकार से इस्लामिक आतंकवाद भी बात करके और भगा दिया जाता है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और भगवा आतंकवाद इसीलिए किया गया ताकि उसमें तुष्टीकरण करके और किसी जो मुख्य आरोपी है उसको भगा दिया जाए। और अभी देखो, कोई सभी इस्लाम को मानने वाले सब आतंकवादी बिल्कुल नहीं है, इस बात को वो है, क्योंकि उसमें उस इस्लाम के नाम पे आतंकवाद करना अलग विषय है कि उसके नाम पे अल्लाह अकबर करके किसी की हत्या कर दो, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा मजहब उसका समर्थन करता है। लेकिन हमें इस बात को फोकस होना होगा कि जो गलत है वो गलत है। अगर आतंकवादी है तो आतंकवादी है, उसको धर्म से मत जोड़ो, उसको भगवा मत कहो, उसको चाहे और कोई नाम मत दो। हमें लगता है कि अगर कांग्रेस ने पाप नहीं किया होता तो आज मुख्य आरोपी आज शिकंजे के अंदर होता, उसको सजा होता। लेकिन कहीं ना कहीं यूपीए के सरकार में पाप किया कांग्रेस ने, जिसके वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि वहां पे जो बेकसूर बेचारे मारे गए उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ। जो 11 साल जेल में रहे 5 लोग, उनके साथ भी अन्याय हुआ। ठीक है जैदी भाई, अब आप बताइए। समीर भाई, अदालत से असीमानंद का हलफनामा गायब हो जाता है, क्योंकि आप तो बहुत ही पूज्य हैं हमारे, क्या वो कन्फेशनल स्टेटमेंट सही था या गलत था? कहाँ चला गया किसी ने निकाला। बारात में उस पर नहीं जाना चाहता। बलात्कारियों को तिरंगा यात्रा करके छुड़ाएंगे और वंदे मातरम के नारे लगाएंगे, इससे उनका कोई सरोकार नहीं है, ना हिंदुत्व का सरोकार है, ना आरएसएस से जुड़ी हुई संस्थाओं का कोई सरोकार है। दंगाइयों के केस अध्यादेश से वापस कराए जाएंगे, इससे कोई सरोकार नहीं है बीजेपी सरकार का, ना आरएसएस का, कोई सरोकार नहीं है। आतंकवादियों के केस अदालत में कमजोर करे जाएंगे, इससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से ये सब कुछ हो रहा था। नवीन साहब मेरे साथ बैठ के अफीफा के बलात्कार को ये कहते हैं कि वो रोहिंग्या थी, उसके साथ जो हुआ सही था, ये आतंकवाद नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये कम्युनिस्ट देश किस करवट जा रहा है? जब बोलोगे, जब जैदी साहब कब तक बलात्कारियों के उस पट्टी में जाना है आपने? शर्म करिए आप मेरे पे कह रहे हैं, लगते हैं, मैंने कब कहा आपसे? अरे आपको शर्म नहीं है किस तरह की बात करते हुए? गणित राजनीति नहीं हो सकता देश के अंदर। आप केरल में पूरा कम्युनिस्टों ने किया। बुढ़ापे में झूठ मत बोलिए। बिल्कुल नहीं होता है। अदालत के 5 जज क्लोजियम के आके कहते हैं कि न्याय व्यवस्था को बचा लीजिए, इसे खतरा है कुछ लोगों से। वो कौन लोग हैं वो देश जानता है। अरे तो शर्म करो मिस्टर जैदी, इस देश में आप लोग ने बर्बाद कर दिया पूरे। आज जज फैसला सुना के इस्तीफा दे के घर चला जाता है, कोई ये पूछने को तैयार नहीं किस दबाव में इस्तीफा दिया उसने या किस दबाव में फैसला सुना। जब पिछली सरकार में भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद तो वो भी तो गलत था। फिर न्यायाधीश लॉजिक के हिसाब से वो भी गलत था ना। समीर भाई सुन लीजिए, मैं कहता हूं अगर एनआईए ने असीमानंद को और और इन्हें सबको जबरदस्ती फंसाया था, तो इस संस्था को आज के आज खत्म कर देना चाहिए और आर के सिंह का इस्तीफा आज ही लेना चाहिए। षड्यंत्र तो आज ही लेना चाहिए और आज लेना चाहिए, क्योंकि वो वर्तमान सरकार के अंदर मंत्री भी हैं। इसका मतलब ये है कि उनको सबक सिखाएगी मिस्टर जैदी, आप लोगों को भी। आप कांग्रेस के तलवे चाटे, खूब चाटे, या आपका विवेक काम करेगा। आप करिए, हुकूमत के कहने पे आप केरल में हिंदुओं को मरवाइए और इस देश नवीन जवाब दीजिए। ठीक है जैदी भाई, प्रज्ञा की वो मोटरसाइकिल कहाँ है जो धमाके के अंदर पकड़ी गई थी? जी, अगर उसने मोटरसाइकिल बेच दी थी तो जिसने खरीदा था वो मुल्जिम जो वहां गई थी। नवीन जवाब दीजिए इसका, नवीन जवाब दीजिए। फिर तो एनआईए पर से लोगों का भरोसा ही खत्म हो जाएगा अगर ये पता चल जाएगा कि जिस पार्टी की सरकार होती है उसके हिसाब से एनआईए जांच करती है। जवाब कौन सुनेगा? ये सवाल उठा रहे हैं जैदी भाई, बोलिए अब। समीर भाई,
समीर जैदी साहब जैदी साहब से बड़ा झूठा व्यक्ति मैंने देखा नहीं, जो अभी कहते हो कि बलात्कार का मैं समर्थन आपसे झूठा नहीं है। पर्सनल ना होइए ना, पर्सनल ना होइए नबी, मुद्दे पर बात कीजिए ना, जो मुद्दा उन्होंने उठाया उसका जवाब दे दीजिए। इन्होंने पर्सन मेरे पर आरोप लगाया, इन्होंने मैं वो बता रहा हूं। दूसरा, आज इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी देश के हिंदुओं के साथ है, ये उसी की देन है। और जैदी साहब, केरल में आप हत्या करिए हिंदुओं की, आप देश में करिए, और उसके बाद यह तुष्टिकरण की राजनीति करिए। आपको शर्म आनी चाहिए, केरल के अंदर शर्म आनी चाहिए। एनआईए को भेज दीजिए ना, पकड़ के गिरफ्तार कर ले, किसी को नक्सलवादी बता। अरे तो मुझे ये बता दीजिए, कांग्रेस के नेता जो भगवा आतंकवाद बता करके निर्दोष लोगों को जेल में भेज रहे थे, आतंकवादियों को छोड़ रहे थे, उन पर कोई बोलने वाला नहीं है। कैसे लोग कांग्रेस? अरे कुछ वोटों के लिए आपका जमीन नहीं, कांग्रेस और बीजेपी मिलकर 2020 खेल रही है, तो इंसाफ की आवाज तो दबी रहेगी फिर। अभी समीर भाई ने कहा कि पिछली सरकार ने भगवा आतंकवाद का नाम लिया और हिंदू आतंकवाद का नाम लिया। अगर अभी आपको याद होगा कि 4-5 महीने पहले ही साउथ के एक बहुत बड़े हीरो ने यह कहा कि हिंदू आतंकवाद है और इसको इनकार नहीं किया जा सकता। इस वक्त तो इनकी सरकार है, क्यों? मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूं। बुलवाने वाले तो आप जैसे लोग हैं ना। ये तो सुशील कुमार सिंह और राहुल गांधी सोनिया ने दिया, उसी की देन है। नहीं बोलेंगे आप, शर्म से नहीं बोलेंगे। अरे भाई आप लोग सारे एक साथ बोल रहे हैं, सारे एक साथ बोल रहे हैं। एक मिनट जैदी भाई, अब तो इनकी सरकार है, ठीक है, केंद्र में भी राज्य में भी, ठीक है, तब भी लोगों को, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि जब भी पॉलिटिकल माइलेज, सियासी मफाद की जरूरत कांग्रेस ने दिया नाम तब नहीं कहेंगे। अरे मौलाना साहब, हो रहा है, कम से कम आप तो सत्ता पिटी को भाई, बंसल साहब जैसे लोग उसमें राजपूत साहब ये क्लियर कीजिए, एक मिनट राजपूत साहब ये क्लियर कीजिए। ओ प्लीज बंसल साहब, अरे जैदी भाई प्लीज, राजपूत साहब ये क्लियर कीजिए कि आज कांग्रेस पार्टी का स्टैंड वही है क्या जो यूपीए सरकार का था, या फिर अब आपका स्टैंड भी बदल चुका है? अब आप कोई मजहबी रंग नहीं दिया जाना चाहिए दहशतगर्दी को, आतंकवाद को, इस स्टैंड पर हैं? नहीं, सोनिया जी और राहुल जी को माफी मांगनी चाहिए अब इस समय। नहीं, अब जवाब देने दीजिए। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि कोई भी आतंकवाद का धर्म नहीं होता। सैफ्रॉन आतंकवाद एक विशेष परिस्थिति में कहा गया शब्द था, उससे धर्म का कोई लेना देना। उस पर आप एक मिनट बंसल साहब प्लीज मुझे सवाल तो पूछने दीजिए ना। अरे भाई एक मिनट साथ में इस तरीके की बात करती थी। आज की डेट में मूल प्रश्न जो है वो जस्टिस रेड्डी का इस्तीफा है कि उसने तुरंत अपना फैसला देते ही इस्तीफा देकर के राजपूत साहब कौन सी गोया की तरीके से उसके बच्चों को एबडक्ट तो नहीं बनने जा रहे हैं। आपने ही कहा था, ठीक है, ये आपकी देन है। और आज की मुसलमानों को हिंदुस्तान में फंसा जनता पार्टी ये मानता हूँ राजपूत साहब का आतंकवाद इन और लोगों कश्मीर को का बलात्कारी देश की न्यायिक अरे छोड़िए सीरिया को जैदी भाई प्लीज, और देश की न्यायिक व्यवस्था अपने देश की फिक्र कीजिए, सीरिया की छोड़िए, नहीं मतलब हमको सीरिया। सुरेंद्र राजपूत साहब ये क्लियर कीजिए कि जो आपने उस वक्त कहा था भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, वो गलत था। पी चिदम्बरम साहब का स्टेटमेंट जो था, जो सुशील कुमार शिंदे का स्टेटमेंट था, वो नहीं लेना चाहिए था। बिल्कुल गलत नहीं कहा। स्वामी असीमानंद का नहीं कहा गलत, स्वामी असीमानंद का यानी आप अपने स्टैंड पर कायम हैं। हमने बिल्कुल गलत नहीं कहा, हम अपने बिल्कुल गलत नहीं कहा, हमारी बात को गलत समझा गया। और जस्टिस रेड्डी के इस्तीफे को और ऐसे बच्चे को जेल में डाला है लोया की तरीके से नहीं करना चाहते। ये काम ये दबाव दिया गया और जिसे बीजेपी आगे बढ़ा। आप तो पुराने साथी हैं, आपको भरोसा दिख गया क्या कांग्रेस से? नहीं, मैं तो सच बात कहता हूँ। हाँ। सच बात वो भी कह दो जरा। जितने ISI भर्ती होने केरल से गए हैं आपके राज्य से, वो सारे के सारे पढ़े लिखे मुसलमान है, सारे पढ़े लिखे मुसलमान है। जो गया है वो अभी भी कई लोग मर चुके हैं, कई लोग अभी शोर मत कीजिए, शोर मत कीजिए, शोर मत कीजिए, शोर मत कीजिए, शोर मत कीजिए।
लीजिए। चक्रपाणी महाराज, चक्रपाणी महाराज, कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने पुराने बयान पर को आप काबुल और कंधार अड़ी हुई है, हटी नहीं है उस पुराने बयान से। चक्रपाणी महाराज, अब इसका अंतिम संस्कार बाकी है ना? नहीं, एक मिनट। देखिए, अभी कुछ देर पहले उन्होंने ये भी कहा कि भगवा आतंक या कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अब पुनः उस पर कायम है। देखो, भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद कहने का परिणाम ही था कि आज स्थिति कहाँ है कांग्रेस की, और अगर इसी पे कायम रहे तो इनका बिल्कुल नामो निशान मिट जाएगा, अगर भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद पे कायम रहे तो। क्योंकि आतंकवाद हिंदू नहीं हो सकता, भगवा आतंकवाद नहीं हो सकता, भगवा त्याग का दलील ये दे रहे हैं कि उस वक्त कुछ भगवा संगठनों से जुड़े हुए लोग पकड़े गए और उन्होंने खुद कबूला कि वो इन धमाकों में शामिल हैं, इसलिए वो कहना जायज था, वो ये कह रहे हैं। स्वामी जी, पूरी बात को सुनो। नहीं, तो कबूल तो कुछ भी करवा सकते हैं, जब सरकार है तो सरकार है। नहीं, देखिए, सरकार अगर है तो सरकार, और उसके मतलब उन्नाव केस में, अरे सरकार अगर है तो आप नहीं, किसी की सरकार है तो कुछ भी आप उसको कबूल करवा सकते हैं। आप किसी को पकड़ करके तलवार रख दीजिए, उसका रीजन नहीं पता है किसी को, कोई रीजन नहीं है, मुझे बताइए, उस पे दबाव था, उन्होंने पर्सनल रीजन लिखा है। जज साहब ने पर्सनल रीजन लिखा है, आप कैसे कयास लगा सकते हैं? राजपूत जी, जब सरकार अगर होती है तो सरकार की चाबुक ऐसी होती है कि सरकार जब आपकी है तो किसी के गले पे तलवार रख के आप कुछ भी लिखवा दीजिए। आज देखिए, माननीय कोर्ट का आपको सम्मान करना चाहिए, माननीय कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, और सम्मान करते हुए इस बात को करना चाहिए। सारी सियासी बातें कर रहे हैं आप लोग, सियासी बातें कर रहे हैं। असद खान साहब को स्क्रीन पर लाइए। असद खान साहब, ये बताइए, अब ऐसे माहौल में जब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, तुमने ये कहा, मैंने ये कहा, हमने ये कर दिया, तुमने ये किया था, इंसाफ कैसे मिलेगा 11 साल बाद? वो लोग तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। ये मिला हमें 11 साल बाद। आप ऑनेस्टली मुझसे पूछें तो मैं सच बता रहा हूं, जब से ये फैसला आया है मेरे दिमाग में सिर्फ यही लोग हैं कि जो लोग मकतूलीन हैं, जो लोग शहीद हैं, जो लोग मजरू हुए, जख्मी हुए, उस वक्त आज वो कितनी पीड़ा और कितना पेन महसूस कर रहे होंगे कि हमें तो ठग लिया गया। यानी हम इस इंतजार कर रहे थे 11 साल से कि अब जस्टिस मिलेगा, अब जस्टिस मिलेगा, और आज उनको ये बताया जा रहा है कि जो तुम्हारे गुनहगार थे वो तो बेकसूर है। ये तो इनको जबरदस्ती है। वो तो पाकिस्तान भाग गए सारे। अरे वो तो साफ पता, पाकिस्तान ने इस बात को धन्यवाद किया था। अरे पाकिस्तान ने इसके पीछे पड़ोसी सारे पाकिस्तान भाग गए भाई। इलेक्शन हो रहा, पाकिस्तानी हिंदुस्तान में कुछ हो रहा, सब पड़ोसी। हम तो उस समय के हेमंत करकरे थे ना, वो झूठे थे। परिषद ने विनोद बंसल ने दिया था, हेमंत करकरे जो देश के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जान दी, जब उन्होंने झूठी चार्जशीट की, झूठी इन्वेस्टिगेशन, तो हेमंत करकरे को आज मैं ये कह सकता हूं कि आपकी आंखों में खिड़की थे, आपके हाथों की खिड़की थे। हेमंत करकरे की शहादत को किस तरह से लेते आप? सालस करके शहादत को किस तरह से लेते? जब वो झूठ बोल रहे थे, उन्होंने झूठी चार्जशीट ही आप जैसे ही बोलते रहे ना, तो हम कभी आतंकवाद पे फतेह हासिल नहीं कर पाएंगे, कभी आतंकवाद को खत्म नहीं कर पाएंगे। अगर हम यही आरोप प्रत्यारोप करते रहे कि तुम्हारे वालों ने किया और तुम्हारे वालों ने किया, आज पूरी दुनिया क्या, अरे तो आतंकवाद सबको मिलकर इस दहशतगर्दी का सामना करना पड़ेगा। और कोरी सियासत में अगर हम इस तरह के मामलों को फांसने की कोशिश करेंगे, कोरी सियासत चमकाने की कोशिश करेंगे, तो कभी जो विक्टिम्स हैं उनको इंसाफ नहीं मिल पाएगा। इस बात का ध्यान रखिए आप लोग, जितने सियासतदान इस बहस को देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए, इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द विक्टिम्स को इंसाफ मिलेगा। मैं ये डिबेट खत्म कर रहा हूं, कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें News 18 उर्दू। शब बखैर।